स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बसों की तादाद दोगुनी की जाएगी। सम विषम गाड़ियों के फॉर्मूले की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूली बसों को लेकर के कंपनियों के चलने वाली 6000 बसों को डीटीसी के साथ चलाने का फैसला किया है। सरकार ने 2000 स्कूल बसों और 4000 दूसरी निजी चालकों का फैसला किया है और इन बसों में ड्राइवर वही रहेंगे मगर कंडक्टर डीटीसी के होंगे। साथ ही पूरी निगरानी भी डीटीसी की होगी। वहीं महिलाओं की सुविधा के लिए 2000 मिनी बसों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दिल्ली सरकार ने सम विषम नंबर पर ऑटो और टैक्सी वालों के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 1 बजे सभी ऑटो यूनियन के साथ मीटिंग करेंगे। 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी के 100 लोगों की लिस्ट में भाईजान यानी कि सलमान खान को पछाड़ करके बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर से बाजी मार ले गए। तकरीबन 257.5 करोड़ की कमाई के साथ ही 2015 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी में 100 लोगों की लिस्ट में शाहरुख खान को पहला स्थान मिला है। फोर्ब्स इंडिया 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप 10 में जो सेलिब्रिटी हैं उनमें शाहरुख पहले नंबर पर, सलमान दूसरे और अमिताभ तीसरे नंबर पर हैं। धोनी चौथे, आमिर पांचवें और अक्षय कुमार छठे, विराट कोहली सातवें, सचिन आठवें, दीपिका नौवें और ऋतिक 10वें पायदान पर हैं। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 4 साल से लगातार टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी करता है। यह लिस्ट निश्चित समय में सेलिब्रिटी की अर्निंग और पॉपुलैरिटी के आधार पर तय की जाती है। हिट एंड रन केस में सलमान पर फैसले के बाद ही उनके घर से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। शाम से ही सलमान के करीबी और बॉलीवुड के मशहूर लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी, सलमान की बहन अर्पिता, अलवीरा, पुनीतेश्वर, जैकलिन फर्नांडिस, अनु मलिक, अतुल अग्निहोत्री समेत तमाम बॉलीवुड के कलाकार सलमान से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। ऐसे पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी पक्ष सलमान के खिलाफ लगे आरोपों को प्रूफ करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हादसे के वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, इसे लेकर भी पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। फैसला सुनने के बाद सलमान खान कोर्ट रूम में ही रो पड़े। सलमान के परिवार और पूरे बॉलीवुड ने फैसले का स्वागत किया है और इस पर खुशी भी जाहिर की है। सलमान के पिता सलीम खान ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि ये सलमान के चाहने वालों की जीत है। बहन अलवीरा ने IBN 7 से बातचीत में फैसले पर खुशी जताई है और भगवान का शुक्रिया अदा किया है। जफर सैरेवाला ने कहा है कि पहले ही कह रहा था कि सलमान बेकसूर हैं और कोर्ट ने भी उन्हें उस बात पर मोहर लगा दी। बबुल सुप्रियो, सुभाष घई, सतीश कौशिक समेत तमाम बॉलीवुड के लोगों ने सलमान को बरी किए जाने पर कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। 28 सितंबर 2002 की आधी रात को पार्टी करके घर लौट रहे सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। इस मामले में सलमान ने अगले दिन ही पुलिस स्टेशन जाकर के सरेंडर कर दिया था और उन्हें तुरंत वहां से जमानत मिल गई थी। 1 अक्टूबर 2002 में सलमान पर इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई। निचली अदालत ने इस साल 6 मई को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान की सजा पर रोक लगा दी। सलमान पर फैसला आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी फैसले पर सरगर्मी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और कहा है कि आगे इस पूरे फैसले को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने कहा है कि फैसले की कॉपी आने पर सोमवार को इस पर चर्चा करेंगे और 2 दिन में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। दूसरी तरफ शिवसेना के प्रवक्ता अरविंद भोसले ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सलमान खान के बरी होते ही उनके फैंस खुशी से उछलते नाचते नजर आए। पूरे देश भर में सलमान के फैंस ने फैसले पर खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। मुंबई के बांद्रा इलाके में भाईजान रेस्टोरेंट में सलमान खान के प्रशंसकों ने नाच गा करके खुशी का इजहार किया। वहीं भोपाल में सलमान के फैंस ने फैसले के बाद जश्न मनाया। सलमान खान ने समर्थक और उनके तमाम प्यार के लिए फैंस का ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया है। कोर्ट के फैसले के बाद हिट एंड रन केस में पीड़ित ने कहा है कि सलमान खान जेल जाएं या बरी हो जाएं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस मुआवजा दिला दिया जाए। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से फिल्म अभिनेता सलमान खान को बेकसूर घोषित करने की खबर आने के बाद 2 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
आसाराम ने कहा है कि सलमान खान 6 लोगों को कुचलकर भी बरी हो गया। हमने एक तिनका भी नहीं मारा है, फिर भी मेरे हालात खराब हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे की मां की तबीयत भी ठीक नहीं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली अब मुंबई के 26/11 हमले का सरकारी गवाह बन गया है। 26/11 हमले के साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। पेशी में हेडली ने कबूला कि वो मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था और उसने माफी देने की शर्त पर सरकारी गवाह बनने की बात कही है, जिसे मान लिया गया है। मुंबई हमलों की जांच कर रही पुलिस टीम ने डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ कुल मिलाकर 11 मामले दर्ज किए हैं। पेशी के दौरान 7 साल की पहली बार उसने आतंकी अबुल जिंदाल के आमने सामने उसे कराया गया। सरकारी पक्ष का मानना है कि आतंकी हेडली ने सरकारी गवाह बनने से पाकिस्तान में छुपे बैठे सभी लोगों की पूरी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर अतुल चंद्र कुलकर्णी ने डेविड कोलमैन हेडली का सरकारी गवाह बनना एक बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का कामकाज रोकने के लिए कांग्रेस पर पलटवार किया है। पीएम ने कहा है कि देश के गणतंत्र को इस वक्त मनतंत्र से खतरा है और संसद की कार्रवाई बाधित करके गरीबों का हक मारा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट के फैसले के तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस का हंगामा लगातार जारी रहा। कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप दोहराया है, जबकि बीजेपी इसे एक व्यक्तिगत मामला बताते हुए कह रही है कि केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। संसद पहुंचते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस अगर कोई आरोप लगा रही है तो उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक लेख लिख करके हेराल्ड मामले में कांग्रेस को सलाह दी है कि वो अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़े और संसद को बाधित न करे। जेटली ने लिखा है कि लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ना चाहिए, लेकिन कानूनी लड़ाई के परिणाम हमेशा से अनिश्चित रहते हैं, इसलिए कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रही है। नेशनल हेराल्ड चलाने वाले जिस एसोसिएट प्रेस जर्नल में बवाल मचा हुआ है, उसी संस्था को अब भोपाल में भी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम मिली है, मगर अब उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। 4 साल पहले लीज खत्म होने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने जब यह जमीन वापस लेनी चाहिए तो पता चला कि वो पहले ही दूसरी पार्टी को बेची जा चुकी है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी को नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी बनाने के लिए लीज पर दी गई जमीन पर कमर्शियल इमारत बनाने का मामला सामने आया है। मुंबई के बांद्रा हाईवे के पास में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की जमीन पर अब 11 मंजिला कमर्शियल इमारत बनेगी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने साल 1883 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी को यह जमीन नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी संशोधन केंद्र के नाम पर और अखबार का दफ्तर खोलने के लिए 30 साल के लिए लीज पर दी थी। इस दौरान लीज की रकम नहीं भरने पर एजीएल कंपनी पर करीब 3.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से इस बारे में शिकायत करते हुए मांग की है कि सरकार ये जमीन वापस ले। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली आएंगे। वो 4:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि 4:45 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ उनकी मुलाकात होगी। आज शाम करीब 6 बजे वो जापान भारत इनोवेशन सेमिनार में शामिल होंगे और अगले ही दिन वो वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर को जापान के प्रधानमंत्री के साथ में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा आरती भी देखेंगे, लिहाजा घाट के लिए एयरपोर्ट तक तैयारियां अब लगातार जारी। सड़कें बनाई जा रही है और एलईडी लाइटें लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, गंगा घाट पर सीढ़ियों की मरम्मत और शहर में रंग रोगन भी जोर शोर से हो रहा है। जापान के पीएम शिंजो आबे के वाराणसी दौरे से पहले ही एक कलाकार ने सैंड आर्ट बना करके भारत और जापान के मजबूत रिश्तों को जीवंत किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बाद में नीतीश कुमार ने बताया कि वो किसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए थे, बल्कि बिहार चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आना हुआ था, तो इसलिए वो मिलने आ गए। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पोर्क फेस्टिवल के आयोजन को लेकर के जमकर बवाल हुआ है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गाड़ियों पर पथराव भी किया। इससे पहले आयोजन पर
अलग अलग दो गुटों में 10 छात्रों को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बीफ फेस्टिवल के विरोध में फोक फेस्टिवल के आयोजन पर अड़े बीजेपी विधायक राजा सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक अदालत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होने वाली बीफ फोक फेस्टिवल पर 21 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। प्रदूषण से जूझ रही गंगा को बचाने के लिए एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक गंगा तट पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। 1 फरवरी से इसे लागू किया जाएगा। एनजीटी के मुताबिक अगर होटल, धर्मशाला और लॉज वाले गंगा नदी में कूड़ा डालते हैं तो उन पर रोजाना 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं अस्पताल अगर इस आदेश का उल्लंघन करे तो उन पर भी रोजाना 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ एनजीटी ने कहा है कि गंगा में राफ्टिंग पर रोक नहीं होगी, हालांकि कोडियाला से ऋषिकेश तक कैंपिंग पर रोक रहेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में फैसलों के इन तमाम अवशेष जलाने के बाद, फसलों के अवशेषों में जलाने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 राज्यों को निर्देश दिया है कि वो किसी भी हालत में किसानों को फसलों के अवशेष जलाने से रोकें। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सरकारें फसलों के अवशेष जलाए जाने को लेकर के किसानों को शिक्षित करें। एनजीटी ने संबंधित राज्यों के जिलों में डीएम को आदेश दिया है कि फसलों को जलाने से रोकने के लिए टीम का गठन किया जाए और डीएम इसकी रिपोर्ट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सौंपे। आतंकी संगठन आईएस के लिए इंटरनेट पर प्रचार प्रसार करने के आरोप में एटीएस राजस्थान ने मोहम्मद सिराजुद्दीन नामक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सिराजुद्दीन जयपुर के जवाहर नगर में पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सिराज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जयपुर के मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में 13 दिन तक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर के गैंगरेप और फिर गोली मारकर कुएं में फेंक देने के मामले में पुलिस ने उत्तम नगर इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बोलेरो कार भी बरामद कर ली है। इस मामले में पुलिस को एक और युवक की तलाश है। दिल्ली के रोहिणी इलाके के जापानी पार्क में मंगलवार की शाम दिन दहाड़े युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने युवक की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। भरत सिंह की हत्या करने वाले उदयवीर गैंग के लड़की को विपिन से दोस्ती करने के लिए भेजा था और लड़की ने पहले फेसबुक के जरिए विपिन से दोस्ती की बढ़ाई और फिर उसके बाद मुखबिर करके विपिन की मंगलवार को हत्या करवा दी गई। उदयपुर के कोटला में आदिवासी युवक की मौत के 12वें दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बतौना यानी कि मौत के मुआवजे की मांग को लेकर के जाति पंचायत ने अंतिम संस्कार रोक रखा था। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फर्जी कॉल सेंटर बना करके उससे फर्जी इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस की एटीएफ ने इस मामले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां नोएडा और पूर्वी दिल्ली के इलाकों से हुई है। पुलिस ने जांच में अब तक के 20 करोड़ रुपए की ठगी का पता लगाया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के मुखिया एक पति पत्नी है। दिल्ली के नरेला में मंगलवार को हुए एक युवक के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुई एक महिला आरोपी युवक के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, जबकि दूसरी महिला उसकी दोस्त है। बताया जा रहा है कि लिव इन पार्टनर ने सहेली और साथी युवक ने साथ मिलकर के युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने रवाना में युवती के अपहरण के आरोप में एक नाइजीरियन लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अगवा नाइजीरियन लड़की को कोलकाता से छुड़ाया है। आरोपी ने रवाना की युवती की रिहाई के बदले में $3,000 की मांग की थी। साल 2012 के फरवरी महीने में कोलकाता में हुए पार्क स्ट्रीट गैंग रेप मामले में सेशन कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के बाद आज इस मामले में सजा का ऐलान किया है। पार्क स्ट्रीट के एक 5-स्टार होटल में बार में छेड़खानी के शिकार एंग्लो इंडियन महिला के साथ में चलती कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। लखनऊ की सीमा से लगे इलाके में बाघ देखे जाने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने बाघ देखे जाने की खबर की
पुष्टि की है और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। टीम ने बाघ को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। गुरमीत बाबा राम रहीम की तीसरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। शूटिंग बुधवार को सेंट MSG इंटरनेशनल ग्लोरियस स्कूल में शुरू हुई। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग सिरसा में होनी है, जहां पर फिल्म में गुरमीत राम रहीम मुख्य भूमिका में। घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। घाटी के ऊपरी इलाके में जैसे जैसे गुलमर्ग, सोनबर्ग, सोफिया में बर्फबारी हो रही है, ठंड और बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती के दौरान डीजे और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार प्राइवेट बस की टक्कर से स्कूल कैब में सवार एक महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद से बस ड्राइवर फरार है। उदयपुर के खेडोरा थाने में पिकअप और कार के बीच में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में बस और ट्रक जायलों की कार की टक्कर में अचानक आग लगी है और ऐसे में आग लगने से कार चालक जिंदा जल गया। कार चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद से ही ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। उदयपुर के कोटला में पाथरपाड़ी के गांव के पास में पानी नहीं पिलाने से नाराज पति ने हथौड़े से मार करके पत्नी की हत्या कर दी है। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए और आरोपी को पकड़ करके जमकर उसकी पिटाई भी की और कोटला पुलिस के हवाले कर दिया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बेस को शारजहां के स्थान पर अब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में BCCI, अफगान क्रिकेट बोर्ड और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बीच में MOU का दस्तखत किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस करार का स्वागत करते हुए क्रिकेट जगत को बधाई दी है। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हुए MS धोनी ने महज 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अपनी फिल्म दिलवाले की प्रमोशन के लिए सलमान के साथ बिग बॉस में अभिनेता शाहरुख खान भी नजर आएंगे। सलमान खान के साथ में प्रोमो शूट करने के बाद शाहरुख लोनावाला में मौजूद बिग बॉस के घर में भी गए और प्रतिभागियों के साथ में स्पेशल एपिसोड भी शूट किया। दिलवाले की पूरी स्टार कास्ट कपिल शर्मा के घर पहुंची और यहां कपिल शर्मा कॉमेडी का तड़का लगाते एक बार फिर नजर आए। बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन के लिए रणवीर और दीपिका टीवी सीरियल्स का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में दोनों कलर्स के शो स्वरागिनी के सेट्स पर भी पहुंचे। बाजीराव मस्तानी की मेकिंग का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपिका ने मस्तानी के किरदार को निभाने के लिए अपने अनुभव के बारे में अपना अनुभव बताया। दीपिका ने कहा है कि इस फिल्म में मस्तानी के किरदार से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने हाल ही में अपने सिंगिंग करियर के 50 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर अमित ने मुंबई में लाइव परफॉर्मेंस दी। समारोह में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। ऋषि कपूर से लेकर के जितेंद्र और म्यूजिक कंपोजर बप्पी दा भी अमित के कॉन्सर्ट में नजर आए। परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में एक नया फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट में वो पहले से ज्यादा फिट नजर आ रही हैं। फोटो में परिणीति एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। परिणीति ने इन फोटो के जरिए फिट रहने और एक्सरसाइज करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। परिणीति को इससे पहले अपने थोड़े से ज्यादा वजन के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही थी। इस वजह से एक नए फोटोशूट के बाद परिणीति ने अब सबका मुंह बंद कर दिया है।